स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड लेक्चर पे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब मैं आपको बताऊंगा, अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत पुराने कंप्यूटर्स के बारे में बताता हूँ। जब पुराने कंप्यूटर्स होते थे तब उस समय क्या होता था कि प्रोसेस नहीं होता था, उस समय जॉब होता था। एक ये जॉब कार्ड बनता था जिसको हम बोलते थे पंच कार्ड। तो दिस इज नथिंग बट योर जॉब कार्ड। इन जॉब कार्ड्स के अंदर क्या होता था, होल्स होते थे। ये होल्स में अगर लाइट पास हो गई तो वो 1 होगा, अगर लाइट पास नहीं हो गई तो वो 0 होगा। तो जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कंप्यूट होता था जीरोज और वंस का। तो इस तरीके से वो कंप्यूटेशन होता था। अगर उसके अंदर लाइट पास हो रही है तो वो 1 होगा, अगर वो लाइट पास नहीं हो रही है तो वो 0 होगा। तो ये जो जॉब कार्ड होता था जिसको हम पंच कार्ड बोलते हैं, वो किस में जाता था, कार्ड रीडर में। सो दिस इज माई इनपुट। यहाँ पे कार्ड रीडर में गया, कार्ड ने रीड किया। कार्ड जब रीड करता था तो वो सीपीयू के पास जाता था। फाइन, दिस इज माय मेमोरी। उसके बाद वो सीपीयू के पास जाता था, सीपीयू उसको प्रोसेस करता था। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आ जाता था। लेकिन इसके साथ बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक, सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि जो मेरा पंच कार्ड है वो एक एनालॉग, जो मेरा इनपुट है वो एक एनालॉग इनपुट है, जो मेरा आउटपुट है वो भी एनालॉग आउटपुट है। लेकिन जो मेरा सीपीयू है, जो मेरा प्रोसेसर है, वो क्या है, डिजिटल है। तो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ लाउड होने में होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा इनपुट है, यहाँ पे मेरा सीपीयू है और ये मेरा आउटपुट है। तो लेट सपोज अगर मेरे को यहाँ पे 1 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे भी मेरे को 1 सेकंड लग रहा है, तो ये 1 मिली सेकेंड के अंदर मेरा जॉब कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनपुट गया, इनपुट में 1 सेकंड लगा, सीपीयू के पास, सीपीयू के डिजिटल है उसमें 1 मिली सेकेंड ही लगा। उसके बाद आउटपुट लगा, आउटपुट आया, आउटपुट में भी 1 सेकंड लगा। जो मेरा जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड के अंदर मेरी 3 चीज़ें होती थी। पहला चीज़ होती थी प्रोग्राम, मेरा इनपुट डेटा और मेरा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। मतलब सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होती थी। लेट सपोज कि मैंने एक एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट लिख के बताया था, C = A + B। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि मेरे को A और B जो मेरे ऑपरेंड्स हैं इनको प्लस करना है। ये प्लस मेरा ऑपरेटर है, ये मेरा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और रिजल्ट कहाँ पे सेव कर देना है, इसको C रजिस्टर के अंदर। अब ये तो क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है तो ये एक लॉजिकल चीज़ है जो एक यूज़र बनाता है। लेकिन फिजिकली कैसा होता है, फिजिकली वो इस तरीके से ही होता है। तो इस तरीके से वो जॉब कार्ड बनता है। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर होती थी। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ 1 सेकंड लग रहा है, यहाँ 1 मिली सेकेंड लग रहा है, फिर यहाँ 1 सेकंड लग रहा है। तो ये जो बाकी का टाइम बचा, मतलब जब ये लोड हो रहा है डेटा और जब ये अनलोड हो रहा है डेटा, जब इनपुट जा रहा है और जब आउटपुट जा रहा है, तो इतने टाइम तक, मतलब इतने टाइम तक मेरा जो सीपीयू था वो क्या हो गया, वो आइडल रह गया। तो जो मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन था वो वेरी पुअर था। क्योंकि पुराने के टाइम में मेरे पास कोई मेमोरी नहीं थी, मेमोरी बहुत छोटी होती थी। इट इज़ 1 KB, 1 KB की ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास एक मेमोरी होती थी। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज 3 to 4 GB ऑफ रैम होती है, फाइन, और 1 to 2 टेराबाइट मेरी हार्ड डिस्क होती है। उस समय हार्ड डिस्क का कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट नहीं था। उस समय सिर्फ एक ही मेमोरी होती थी जो कि 1 KB साइज़ की होती थी। तो ये इस तरीके से मेरा पंच कार्ड होता था, इस तरीके से मेरा एक जॉब कार्ड बनता था। इसके 3 पार्ट होते थे, वो प्रोग्राम भी स्टोर करता था, वो इनपुट डेटा भी स्टोर करता था, और वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर करता था। तो इस तरीके से मेरा वो प्रोसेस होता था। इस चीज़ को रिमूव करने, इसमें कुछ जो ड्रॉबैक थे, जो मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन था वो आपने देखा भी बहुत पुअर था। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, विच इज कॉल्ड एज बैच प्रोसेसिंग। सो विल डिस्कस द बैच प्रोसेसिंग नाउ, कि किस तरीके से बैच प्रोसेसिंग काम करती है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग के अंदर क्या होने लग गया कि अभी हमने देखा जॉब कार्ड में क्या होता था कि एक जॉब बनता था, उसमें होल्स होते थे, उसमें 0 और 1 होता था, एक कार्ड रीडर होता था, इनपुट जाता था, प्रोसेस होता था, फिर वो आउटपुट दे देता था। उस पर क्या बहुत टाइम लग रहा था, सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा पुअर हो गया। अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, बैच प्रोसेसिंग कर दी। एज द नेम सजेस्ट बैच, मतलब मैंने क्या करा, इन जॉब्स के बैच बना दिए। बैच का मतलब क्या हुआ, बैच का मतलब ये हुआ कि वो प्रोग्राम जो कि सेम एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, सेम एनवायरनमेंट में, या फिर जैसे लेट सपोज कोई फोर्ट्रेन प्रोग्राम है, तो फोर्ट्रेन का ये अगर वो
सी का प्रोग्राम है तो सी का ही है। तो जिनको सेम एनवायरनमेंट पे जो काम कर रहे हैं उन सब का क्या कर दिया मैंने, एक बैच बना दिया। उससे क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा हुआ, लेट सपोज के मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो कि फोर्ट्रान का था, वो एग्जीक्यूट होने चला गया। फिर कोई मैंने एक प्रोग्राम बनाया वो किसी और आईडी का था, वो एग्जीक्यूट होने चला गया। फिर मेरे पास एक तीसरा प्रोग्राम आया जो कि फिर फोर्ट्रान का था। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई कि मैंने पहले फोर्ट्रान आया, फोर्ट्रान में क्या करा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने फोर्ट्रान का जो कंपाइलर था वो लोड कर दिया। लेकिन उसके बाद जब दूसरा प्रोग्राम आया वो किसी और आईडी का आया, तो उसने क्या करा कि फोर्ट्रान को तो अनलोड कर दिया, उसके बाद दूसरा जो आईडी था उसको लोड कर दिया। लेकिन जब तीसरा प्रोग्राम आया वो भी अगर फोर्ट्रान का आया तो उसको दोबारा फोर्ट्रान को लोड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ड्रॉबैक देखा कि उसको बार बार सेम आईडीज़ को लोड और अनलोड करना पड़ रहा है। तो मैंने क्या करा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने सारे यूज़र से इनपुट ले लिया। यहाँ पे हमने सारे, यहाँ पे आपने देख लिया 1 यूज़र, 2nd यूज़र अप टू n यूज़र्स, उन सब से हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। अब क्या करा, जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने उसके बैचेस बना दिए। बैचेस बना दिए मतलब कि ये एक कोई ID 1 का हो गया और ये एक ID 2 का हो गया। ID आई होप दैट यू नो द ID इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब कि जैसे कि VI एडिटर है, जैसे कि पाइथन के लिए जुपिटर नोटबुक है, तो इन सब इस तरीके से एक्लिप्स है C++ और जावा के लिए। तो ये ID के हिसाब से एक ID का उसने एक बैच बना दिया और उससे रिगार्डिंग जितने भी जॉब्स थे उन सब जॉब्स को एक बैच में रख दिया। फिर दूसरा ID के जितने भी जॉब्स थे उसको दूसरे जॉब में रख दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ स्टूडेंट, इससे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे को अब इस बैच के लिए सिर्फ एक ही ID को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी मेरे जॉब्स होंगे उसको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। जैसे ये जॉब एग्जीक्यूट हो जाएंगे फिर मेरा ये जो ID हो गया वो अनलोड हो जाएगा। अब आने वाले नियर फ्यूचर में मुझे इस ID की अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा बैच 2 आ जाएगा। इस बैच 2 के अंदर ये ID 2 आ गया, वो सबसे पहले इस ID 2 को लोड करेगा, ID 1 को अनलोड करेगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं उनका एक बैच लेगा और उसको दे देगा CPU को, और CPU उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे फिर मैं देख रहा हूँ कि जो CPU है वो मेरा क्या है, डिजिटल है, और जो मेरे जॉब्स हैं वो क्या है, एनालॉग है। ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, चाहे मैं कीबोर्ड की बात करूँ, चाहे मैं माउस की बात करूँ, ऑल दीज आर एनालॉग डिवाइसेस। चाहे मैं प्रिंटर की बात करूँ, ऑल दीज आर एनालॉग डिवाइसेस। जब इनसे सिग्नल जाता है तब वो एनालॉग सिग्नल होता है, और जब उसको CPU प्रोसेस करता है तब वो डिजिटल के फॉर्म में होता है। तो आज अगर मैं बात करूं कि मैं इन एनालॉग डिवाइस को डिजिटल बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। मैं इन एनालॉग डिवाइस को भी डिजिटल बनाया जा सकता है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स सपोज अगर हम एक MS वर्ड की फाइल लिख रहे हैं, तो मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ टाइप कर रहा हूँ, तो मैं कितनी स्पीड में टाइप कर सकता हूँ भाई? ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 मिनट में 5 लेटर टाइप कर सकता हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जो CPU की स्पीड है, कैन यू इमेजिन द CPU स्पीड? यू ऑल नो दैट अभी जो हमारे CPU आ रहे हैं वो आ रहे हैं ऑलमोस्ट 2.3 गीगाहर्ट्ज़। ना गीगा का मतलब क्या होगा, 2.3 10⁻⁹, मतलब कि 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया, हर्ट्ज़। दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी। और जब मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/हर्ट्ज़। मतलब कि इतनी फास्ट, इतनी, मतलब कि जब हम, इट इज़ जस्ट इन अ ब्लिंक ऑफ आवर आइज़, हम अपनी पलक झपकाते हैं और CPU अपना काम कर देता है। क्या इतनी स्पीड में हम कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, या इतनी स्पीड में हम कोई कीबोर्ड पर टाइप कर सकते हैं, कीबोर्ड से टाइपिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ये जो डिवाइसेज हैं ये हमेशा ही एनालॉग रहने वाले हैं, क्योंकि ये इस CPU की स्पीड को मैचअप नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि CPU बहुत फास्ट होता है। लेकिन फिर भी हमें शिकायत देती है कि नहीं साहब CPU स्लो है, मेरा CPU हैंग हो गया। वो CPU जो है अपने फॉल्ट की वजह से हैंग नहीं होता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉल्ट की वजह से हैंग होता है। जब भी कोई वायरस आ जाता है या कोई इस तरह का इलीगल ऑपरेशन हो जाता है, लाइक एक्सेप्शन या कुछ, तब जाके वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग होता है और इसकी वजह से CPU काम करना बंद कर देता है। क्योंकि एक बार अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो गया, एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ समझ में नहीं आया, तो वो क्या करता है, सारे रिसोर्सेज को हैंग कर देता है। वो एक अलग मैटर है, डिस्कशन है।
Now friends, now students, what we have seen here, the problem is same. अभी जो मेरी प्रॉब्लम है वो सेम की सेम रहने वाली है. क्यों सेम की सेम रहने वाली है? क्योंकि अभी मैं एक बात करता हूँ, फिर से मैं उस सिनेरियो को लेता हूँ. मैंने यहाँ पे लिया इनपुट, मैंने इनपुट लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्ड की फॉर्म में नहीं लिया, मैंने बैच की फॉर्म में लिया. दिस इज लेट सपोज बैच 1, दिस इज बैच 2, और उसके बाद वो यहाँ पे आ गया CPU, और फिर यहाँ पे आ गया आउटपुट. लेकिन ये जो मेरा पार्ट है, ये अभी भी मेरा क्या रहने वाला है, एनालॉग रहने वाला है. और जब ये प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो वो क्या रहने वाली है, डिजिटल रहने वाली है. और फिर जब मैं इस आउटपुट की बात कर रहा हूँ तो वो क्या रहने वाला है, एनालॉग रहने वाला है. हाँ, मैंने CPU यूटिलाइजेशन को एज कंपेयर टू जॉब कार्ड, जो मेरा पंच कार्ड था, जो अभी मैंने प्रीवियस वाला देखा है, उसको ओवरकम कर दिया. मतलब जो मेरा CPU यूटिलाइजेशन पंच कार्ड के उसमें था वो ज़्यादा था CPU यूटिलाइजेशन बैच वाले में. लेकिन फिर भी अभी मैं उस वाली चीज़ को मीटअप नहीं कर पाया हूँ, मतलब मैं उस स्पीड को मीटअप नहीं कर पाया हूँ जो मैं चाहता था. अभी भी मेरा जो CPU है वो आइडल रह रहा है. अभी भी काफ़ी टाइम तक मेरा CPU आइडल हो गया है. हाँ, मैंने पुराने वाले उससे ओवरकम कर लिया है, क्योंकि मैंने अब क्या कर दिया है, बैचेस बना दिए. बैचेस बना दिए मतलब मैंने सेम एनवायरनमेंट का सेम काइंड ऑफ जॉब्स को एक बैच में ले लिया और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन के लिए दे दिया. फिर मैंने दूसरा बैच लिया, उसको एग्जीक्यूशन के लिए दे दिया. इससे क्या हो गया, मेरा CPU यूटिलाइजेशन तो बढ़ गया, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाया जितना कि मैं चाहता हूँ. तो यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. सबसे पहली चीज़, इसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता. लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंटरेक्टिव हो गया, लाइक जैसे कि आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम है. लाइक सपोज अगर मैं ATM की बात करूँ, ATM के अंदर जाते हैं हम, सिर्फ कार्ड इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता. हमें कंप्यूटर जो होता है वो पूछता सवाल और उसके हिसाब से हमें पैसे मिल जाते हैं. मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ बैच प्रोसेसिंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ. इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया, काफ़ी कम हो गया. क्यों कम हो गया? क्योंकि मैंने बैचेस बना दिए. अब वो सीधे अपने प्रोसेसर के पास जाएंगे और एग्जीक्यूट होंगे. लेकिन उससे पहले क्या होता था, मेरे को कार्ड लेके बैठना पड़ता था. कार्ड जैसे ही रीड किया, आउटपुट दिया, मुझे दूसरा कार्ड लगाना पड़ता था. उसमें पूरा का पूरा ह्यूमन इंटरवेंशन. यहाँ पे मेरा ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गया. उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हो गई, उसके बाद क्या हो गया कि मेरा जब सेम काइंड ऑफ जॉब है वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होने लग जाएगा. जैसे ही ID1 लोड होगा तो मेरे को ये नहीं देखना कि कौन सा जॉब जा रहा है नहीं जा रहा, सीधे ही मैं इस बैच को लगा दूंगा आगे और इसके जितने भी जॉब्स हैं वो एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे. वही बात जो ह्यूमन इंटरवेंशन की. ये तो होगा इसके एडवांटेजेस. लेकिन डिसएडवांटेज, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, डिसएडवांटेज हमेशा वही रहने वाला है जो मेरा CPU यूटिलाइजेशन है. जो मेरा CPU यूटिलाइजेशन है वो अभी भी बहुत ही पुअर रहने वाला है. हालांकि मैंने बैच बना दिए हैं लेकिन फिर भी पुअर है. लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी भी मेरे पास क्या है, यहाँ पे अभी भी मेरे पास सिर्फ एक ही टाइप ऑफ मेमोरी है, विच इज़ योर मेन मेमोरी. तो सबसे पहले क्या होगा, बैच आएगा, बैच इसके पास आएगा, CPU ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस बैच को प्रोसेसर को दे देगा, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट दे देगा. तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है. अभी तक हमने देखा, चाहे मैं जॉब कार्ड की बात करूं, चाहे मैं पंच कार्ड की बात करूं, चाहे मैं बैच प्रोसेसिंग की बात करूं, मेरे पास सिर्फ अभी एक ही मेमोरी है, विच इज़ ऑफ वेरी स्मॉल साइज, जो कि मेरी है 1 KB की. तो ये प्रीवियस की बात कर रहा हूँ मैं, पहले जब जैसा होता था. तो इस मेन मेमोरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि सिर्फ एक ही मेमोरी होने का मेरे पास सबसे बड़ा ड्रॉबैक था. तो इस ड्रॉबैक को कैसे रिमूव किया जाए और किस तरीके से CPU यूटिलाइजेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, CPU यूटिलाइजेशन बढ़ाना. मैं CPU को खाली नहीं बैठने दूंगा, यही मेरा एक मोटिव होता है. जितने ज़्यादा मैं प्रोसेसर्स को CPU को दूंगा, उससे उतना ही अच्छा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उतना ही अच्छा वो काम करेगा. तो किस तरीके से CPU यूटिलाइजेशन बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद कुछ और कंसेप्ट आए, उस हम कंसेप्ट को देखेंगे. अभी हमने देख लिया किस तरीके से पंच कार्ड कैसे काम करते हैं, उसके बाद बैचेस कैसे काम करते हैं. अब हम बात करेंगे किस तरीके से इस ड्रॉबैक को और ओवरकम किया गया हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.